मेरा नाम फारूक है और ये बारिश का वक्त था और दफ्तर में ज़्यादा काम आ जाने के सबब मैं लेट हो गया था और घर के लिए निकल रहा था। उस वक्त करीबन 11 बज रहे थे। मैं जल्दी जल्दी दफ्तर से निकला कि कहीं बारिश शुरू ना हो जाए, नहीं तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं अपनी ही धुन में चलता चला जा रहा था कि आगे से एक औरत मुझे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा दे रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, सही नहीं है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी का एक ज़रिया बन गया है। लेकिन मैंने थोड़ा सा गौर किया तो देखा वे शादीशुदा औरत थी और हाथ में 2-3 पैकेट भी पकड़े हुए थे। शायद उससे कोई सवारी नहीं मिल रही थी घर जाने के लिए। मैंने सोचा रुक कर देखता हूँ कि क्या बात है। मेरे पास आकर उसने कहा कि मुझे लिफ्ट मिल सकती है क्या? मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा और रात भी बहुत हो गई है, तो जहाँ तक कोई सवारी नहीं मिल रही मुझे वहाँ तक छोड़ दें प्लीज़। मैंने सोचा चलो यार, किसी की मदद कर देनी चाहिए, और अगर ये बात गलत नहीं है तो मैं यहाँ छोड़ दिया तो यह भी कोई अच्छा नहीं है। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। और गाड़ी पर बैठने का इशारा किया मैंने उसे और पूछा कि कहाँ छोड़ दूँ, तो उसने कहा जहाँ भी कोई रिक्शा दिख जाए मुझे वहाँ उतार दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। वो भी शायद इसी रास्ते में कहीं आगे रहती थी जिस पर मेरा घर था। हम लोग चलते चलते मेरे घर के पास पहुँच गए, लेकिन कोई रिक्शा नहीं मिला। मैंने गाड़ी रोकी और कहा अभी तक तो कोई सवारी नहीं मिली और मेरा घर भी आ गया है, तो आप कैसे जाएंगी? उसने कहा कोई नहीं, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहीं इंतज़ार कर लूँगी। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो मैंने कहा यहाँ कोई रिक्शा इस वक्त नहीं मिलेगी, और अगर आपको कोई मसला ना हो तो आप आज रात मेरे घर रुक सकती हैं। मेरा घर यहीं है, सुबह मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। उसने कुछ देर सोचा और हाँ कर दिया और हम फ़ौरन मेरे घर के लिए निकल गए। बारिश तेज़ होने के सबब हम पूरी तरह से भीग गए थे, तो मैंने उसे अपने कमरे के बाथरूम में भेज दिया। मैं कपड़े बदल कर निकला और किचन में जाकर 2 कॉफ़ी बनाई। तब तक वह भी कपड़े बदल कर बाहर आ गई थी, तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया। उसने बताया वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर रहती है, तकरीबन 20 किलोमीटर, और आज उसके बॉस के घर पार्टी थी, तो आज वह लेट हो गई और उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी, तो वही किसी रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर हम खामोश बैठे टीवी देखते रहे। फिर उसने पूछा आप यहाँ अकेले रहते हो, आपकी शादी नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। मैंने पूछा और आपकी? उसने कहा मेरी शादी हो चुकी है, पिछले महीने मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। मैंने कहा लेकिन आपको देखकर नहीं लगता कि आपकी शादी को 9 साल हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे आपकी शादी को 2 या 3 साल हुए हों। उसने कहा मेरी शादी 19 साल में ही हो गई थी। जब मैंने तालीम ख़त्म की तब मेरे पापा ने मेरी शादी करवाई। मुझे शादी का कोई इरादा नहीं था, अभी मैं और पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ और पापा की ज़िद के सामने मुझे अपनी ख्वाहिश छोड़नी पड़ी। मैंने पूछा तो आप अपने ख़ानदान के साथ रहते हो? वे पहले तो कुछ देर खामोश रही, फिर शायद हौसला करके बोली मैं अकेले कमरा किराए पर लेकर रहती हूँ और यहाँ एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मैंने पूछा और आपके शौहर, वे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? वे आपके साथ क्यों नहीं रहते? आपके कितने बच्चे हैं? वह कहाँ रहते हैं? उसने मेरी तरफ बड़ी हैरत और शर्म भरी नज़रों से देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे कुछ बोल दिया। उसने कुछ नहीं बोला और ख़ामोश रही। मैंने फिर से उससे वही बातें पूछी, तो उसने कहा आपको इससे क्या करना है, आपका एहसान है जो आपने मुझे इस वक्त रहने की जगह दी, नहीं तो मैं इस बारिश में कहाँ जाती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो पूछेंगे मैं आपको बता दूँगी। मेरी इन बातों से आपका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी बातें ना करें। और वह खामोश हो गई। मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा था जिससे वो मुझसे ऐसा सलूक करे। खैर मैंने उससे माज़रत की और किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारियां करने लगा। कुछ देर में वह भी मेरे पीछे आई, बोली आप खाना बना लेते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, जब रोज़ खाना ही है तो कब तक मैं होटल के खाने पर ज़िंदा रहूँगा, तो सीख लिया, बस काम चलाने का बना ही लेता हूँ। उसने कहा ठीक है, फिर आप रहने दीजिए, आज मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मैंने कहा अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा जब आपके एक बार कहने पर मैं आपके घर रुक सकती हूँ तो आप क्या मेरी बात नहीं मानेंगे? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, तो मैंने उसे सारे सामान बताए और बाहर आकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे कहा खाना बन गया है, अभी खाना है या कुछ देर में?
میں نے کہا جیسا آپ کہیں، میں نے تو کچھ دیر پہلے ناشتہ کیا تھا، اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو ابھی کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ابھی مجھے بھی بھوک نہیں ہے، کچھ دیر بعد ہی کھانا کھاتے ہیں۔ ہم دونوں باہر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، آپ جو پوچھ رہے تھے وہ میری زندگی کا سب سے کٹھن دور تھا، سچ ہے، اور میں ہر کسی کو اس کے بارے میں بتا کر اپنے آپ کو کمزور ہونے کا احساس نہیں کرواتی، اور اگر یہاں کسی کو پتہ چل جائے کہ میں اکیلی ہوں اور میری کہانی ایسی ہے تو لوگ ہر طرف سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ بنا لیتے ہیں۔ شاید اس لیے مجھے اس وقت اچھا نہیں لگا اور میں نے آپ سے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔ آپ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سب کی اپنی زندگی اور اپنی زندگی جینے کا طریقہ آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، اور سچ مانیے مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، اور آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آپ کا کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہوں، اور صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اچھے اور برے نیت والے لوگ ایک نظر میں پتہ چل جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر چلیے اب کھانا کھا لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم دونوں کھانا کھانے چلے گئے، کیونکہ آج موسم بارش کی وجہ سے بڑا ہی اچھا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، تو میں وہاں گیا اور میں نے ایک سگریٹ جلائی اور پینے لگا۔ ابھی میں نے اپنی سگریٹ ختم کی ہی تھی کہ وہ پیچھے سے 2 کپ کافی لے کر آئی۔ میں نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا مجھے عادت ہے کھانے کے بعد میں نے آپ کے لیے بھی کافی بنا لی، شاید آپ کو بھی اچھی لگے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کافی دیر باہر کھڑے رہنے کے بعد میں نے اسے اندر جانے کے لیے کہا، کیونکہ اب موسم کچھ زیادہ ہی سرد ہو رہا تھا، تو ہم اندر آئے اور بیٹھ کر بات کرنے لگے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، کسی نے کہا میری کہانی ایسی ہے جسے یاد کر کے میری روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے پھر ایک لمبی سانس لی اور اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میرا نام مہک ہے، میں ایک چھوٹے سے شہر سے ہوں۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بہن مجھ سے چھوٹی ہے اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بات تب کی ہے جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ وہاں کا ماحول بہت مختلف تھا، وہاں لوگ پڑھائی سے زیادہ موج مستی میں نظر آتے تھے، لیکن میں ان سب سے بالکل مختلف صرف وہاں پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ میرا ایسا کوئی شوق نہیں تھا، شروع سے ہی میری سوچ یہ تھی کہ جس سے میں شادی کروں گی میرا سب کچھ اسی کا ہی ہوگا، وہ جو میری ہر خواہش کو پورا کرے گا، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرے گا، میرا تن اور من بس اسی کا ہی ہوگا، لیکن جو بھی ہو وہی پہلی بار اور آخری بار ہوگا۔ کافی لڑکوں نے مجھے پرپوز بھی کیا، لیکن میں اپنی سوچ پر اڑی رہی۔ میری پڑھائی ختم ہوئی، اسی دوران ایک رشتہ آیا اور میرے والد نے مجھ سے پڑھائی بند کرنے کو کہا۔ مجھے ہی ہار ماننا پڑی۔ لڑکا مجھ سے 8 سال بڑا تھا، لیکن خاندانی دباؤ میں آ کر مجھے شادی کے لیے ہاں کہنا پڑا۔ میں نے سوچا چلو اگر یہی میری قسمت میں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ ایک خوشیوں بھری زندگی کی شروعات کروں گی۔ دھیرے دھیرے میری شادی کا دن قریب آ گیا اور میں من ہی من میں خوش ہونے لگی کہ اب میری بھی خواہش پوری ہوگی، اب مجھے بھی کوئی پیار کرنے والا ملے گا جو میرا ہوگا۔ میں نے اب سنہرے خواب سجانے شروع کر دیے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی کا دن بھی آ گیا اور میری شادی بھی ہو گئی۔ اس وقت بالکل فلمی دنیا والی طواف میں گھوم رہی تھی۔ اسی دوران میرے شوہر اندر آئے اور آ کر بستر پر بیٹھ گئے۔ مجھے ان کے منہ سے ایک عجیب سی بدبو آئی۔ میرے شوہر نشہ کر کے آئے تھے۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے چاہا تھا کہ جو بھی میرا ہو وہ کبھی کوئی نشہ نہ کرے۔ میرے شوہر نے مجھ پر تھپڑ کی بارش کر دی اور گندی گندی گالیاں دینے لگے۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے ہی پل میری جان نکل جائے گی۔ پتہ نہیں میں کس گھر میں آ گئی تھی جہاں کوئی میری صدائیں بھی نہیں سن پا رہا تھا۔ بار بار یہی لگ رہا تھا کہ کہیں سے کوئی فرشتہ آ جائے اور مجھے اس سے بچا لے۔ میرے دماغ میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کیا یہ واقعی ہو رہا ہے۔ کیا میں نے یہی سوچا تھا؟ میرے گھر میں کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو میرے لیے لڑتا۔ تو میرے گھر والے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ابھی میری چھوٹی بہن کی شادی کرنی تھی۔ کچھ دن تک اپنے مائکے میں ہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسا اب میں اپنے ماں باپ پر بوجھ بن گئی ہوں۔ تو میں نے نوکری کرنے کا سوچا اور پھر ہم ہر جگہ فارم بھرنے لگ گئی۔ آخر کار ایک کمپنی میں میرا انتخاب ہو گیا، لیکن میرے ابو مجھے اکیلے یہاں نہیں آنے دینا چاہتے تھے، لیکن میری کافی کوشش کے بعد انہوں نے مجھے یہاں نوکری کرنے کے لیے اجازت دے دی۔ پھر میں کچھ دن بعد یہاں آ گئی اور ایک کمرہ لے لیا۔
वहाँ सिर्फ एक दादा दादी और मेरे अब्बू के उम्र के अंकल थे। दिखने में वे लोग ठीक थे। मैंने उन्हें अपनी जॉब के बारे में बताया कि मेरा वक्त रात में जॉब करने का है। उन्होंने कहा ठीक है और घर की एक चाबी मुझे भी दे दी। अब ज़िंदगी थोड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन होना तो कुछ और ही मंजूर था। करीब 4 महीने गुजर चुके थे, सब कुछ ठीक चल रहा था और अब मुझे दिन में सोने की आदत हो गई थी, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसे ही एक रात मैं अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी, तब मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। तो मैंने पूछा कौन है? तो अंकल ने कहा मैं हूँ, ज़रा दरवाज़ा खोलना। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया और वे मेरे कमरे में आकर बैठ गए और बोले मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम्हें रात में जागते हुए देखा तो यहाँ चला आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। फिर अंकल ने बातें शुरू कर दी और हम बातें करने लगे। कुछ ही देर बाद बातें करने के बाद मैंने उनसे चाय का पूछा तो उन्होंने हाँ कह दी। मैं उठी और जाकर चाय बना कर लाई और उन्हें देने लगी तो चाय पकड़ने के बजाय उन्होंने बड़े ही गंदे तरीके से मेरा हाथ छू कर चाय ले ली। मुझे बड़ा अजीब लगा। खैर मैंने बात वहीं ख़त्म कर दी और हम बैठकर चाय पीने लगे। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोश रहे और फिर उन्होंने बातें करना शुरू की और कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने एक कप चाय के लिए और कहा तो मैं उठी और खाली कप उठाकर किचन की तरफ चल दी और फिर गैस जलाकर चाय चढ़ा दी। तब मेरे पीछे पीछे अंकल भी किचन में आ गए। मैंने उनसे कहा आप बाहर बैठे, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। और थोड़ी देर बाद वे मेरे और करीब आए और मेरे कान में आहिस्ता से बोले तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने उनकी तरफ घूर कर देखा तो उन्होंने नज़रें फेर ली और जैसे ही मैं चाय छानने के लिए मुड़ी उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं अचानक हुए इस अमल से चौंक गई और मेरे पलट कर उन्होंने अपने से दूर धकेल दिया। मेरा किचन भी बहुत अंदर था, अगर चीखती भी तो कुछ सुन नहीं पाता और शायद वह भी इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहते थे। मैं उनसे बचने की नाकाम कोशिश करती रही लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। इसी तरह 3 महीने गुजर कर अब यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने दूसरी जगह कमरा शिफ्ट करने की सोची, लेकिन फिर कहीं वहाँ भी ये सब ना शुरू हो जाए, ये सोचकर मैं खामोश हो गई। मैंने अपनी किस्मत मान ली और जैसा चल रहा था चलने दिया और बाकी सब खुदा पर छोड़ दिया। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से वापस आ रही थी कि रास्ते में मुझे एक 50 साल की औरत मिली जो शक्ल और पहनने में बहुत शरीफ लग रही थी। हम दोनों में आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हुई और बात करते करते पता चला कि उनका अपना 2 मंजिला घर है, लेकिन उसमें वे अकेली रहती हैं और उनके साथ कोई नहीं रहता। मैंने बात ही बात में उनसे किराए की बात की तो उन्होंने कहा इतना बड़ा घर है, अगर तुम्हें रहना है तो रहो, किराए की क्या बात है। और वैसे भी अगर तुम रहोगी तो मुझे भी कोई बात करने का मिल जाएगा और 2 वक्त का खाना भी मिल जाया करेगा और मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ तो थोड़ी सी खिदमत कर देना, बस हो गया। मेरा किराया मुझे भी उनसे बात सही लगी और फिर हमने एक दूसरे का नंबर ले लिया और घर आकर कपड़े बदले और खाना बनाया और फिर बैठकर कुछ सोच रही थी कि उस आंटी का फ़ोन आया कि बेटी कब से आने का प्लान है। मैंने कहा आंटी इसी हफ्ते से आऊँगी मैं और मुझे रात में ही वक्त मिलता है तो रात 11 से 12 बजे के करीब ही आऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है, जब आना हो तब आ जाना। मैंने आंटी से रात में आने की बात कही और इसलिए कही कि मेरे मकान मालिक को ये पता न चले कि मैं कहाँ गई, नहीं तो वह वहाँ भी मेरी जीना हराम कर देता। और वैसे भी मेरे पास कोई सामान तो था नहीं, बाकी तो मालिक मकान का ही था। मैंने तो एक दिन प्लानिंग की और अपना सामान पैक किया और नीचे जाकर अंकल को बोला जब ये चाबी रख लें, मैं अपने घर जा रही हूँ 10 दिन के लिए, जब आऊँगी तो आपसे ले लूँगी। उन्होंने बगैर कुछ कहे चाबी ले ली और मैं बाहर निकल कर एक रिक्शा की और अपना सामान लेकर बैठ गई। जैसे ही रिक्शा वाला वहाँ से आगे बढ़ा मैंने आंटी को फ़ोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और फिर 1 घंटे में मैं वहाँ पहुँच गई। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल किया। उनका घर वाकई बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत था, नए ज़माने की सारी सहूलियत थी इस घर में। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपने ये सब कैसे लगवाया, लगता है आपको ऐसी चीज़ों का काफ़ी शौक़ है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक ही बेटा है और वो बैरून मुल्क रहता है और जब आता है तो ऐसी चीज़ें लगवा जाता है और जब आता है तो वह खुद ही चलाता है, मुझे तो चलाना भी नहीं आता। और फिर उन्होंने अपने बेटे और बहू की फ़ोटो दिखाई। खैर कुछ देर बाद उन्होंने मुझे ऊपर का एक कमरा दिखाया जो बड़ा ही खूबसूरत था। उन्होंने बताया कि उनको एक बेटी की बहुत चाह थी लेकिन बस एक ही बेटा पैदा कर पाई, लेकिन उनकी चाह में हमें ये कमरा अपनी पसंद से तैयार किया था जो आज में तुम्हारा है, तुम इसी में रहोगी। मुझे तो मानो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था, इतना अच्छा घर और इतना अच्छा कमरा
तो मेरा घर का भी नहीं था। खैर मैं कमरे में गई और अपना सामान किनारे रखा और आंटी से कहा फ्रेश होकर आऊँ, फिर खाना खाते हैं। मैंने कहा खाना आपने बनाया है? तो उन्होंने कहा नहीं, आज मैंने बाहर से मंगवाया है, कल से घर में बनेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वे नीचे चली गई और मैंने अपना सामान खोल कर सेट किया। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई कि अलमारी कहाँ है, तो मुझे वहाँ एक दीवार में लगी हुई अलमारी दिखाई दी और जब मैंने उसे खोला तो उसमें काफ़ी कपड़े थे और एक साइड पूरी खाली थी। खैर मैंने खाली वाली अलमारी में अपना सामान सजा दिया और फ्रेश होकर नीचे चली गई। खाना खाते खाते मैंने उनसे पूछा अलमारी में इतने कपड़े किसके हैं? तो आंटी ने बताया वे बस ऐसे ही ख़रीद के रखे हुए हैं, आज से इन्हें तुम पहनना। हमने खाना ख़त्म किया और कुछ देर बातें करने के बाद हम सोने चले गए। मुझे तो ये किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। कल तक मेरी किस्मत मुझे रुला रही थी और आज अचानक इतना कुछ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। उनसे बात करती मैं कुछ देर रुकी और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आज भी मैं उसी घर में रह रही हूँ और उसकी आंटी उसे अपनी बेटी से ज़्यादा मानती हैं। फिर उसने बताना शुरू किया कि रूप बदलने के बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं बहुत ही अच्छे से आंटी के साथ रह रही थी। लेकिन 1 महीने पहले ही मैंने ऑफिस में एक नया बॉस आया और जैसे ही एक मीटिंग में उसने मुझे देखा तब से उसकी नीयत मुझ पर ख़राब हो गई और आज उसने अपने घर में एक पार्टी में मुझे बुलाया था। मुझे लगा उसने सबको बुलाया होगा, लेकिन उसके घर जाने के बाद पता चला कि उसका फार्म हाउस है और उसने सिर्फ मुझे बुलाया था। मैं जब वहाँ पहुँची तो उसने मेरा अच्छा वेलकम किया और मुझे अंदर ले गया और फिर किसी काम से बाहर चला गया। 2 घंटे बाद वापस आया और आते ही एक बार फिर मेरे साथ वही सब होने जा रहा था। उसकी इस हरकत से ना जाने मुझे कहाँ से गुस्सा आ गया और मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे और चलने लगी तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कैसे भी मैं वहाँ से भाग आई थी। तो उसने कहा कि इतनी रात को कहाँ जाओगी? मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना ही चाहा और यही सही समझा और काफ़ी देर से किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और शायद खुदा ने मेरी सुन ली और आप आ गए। रात के 1 बज रहे थे और मैं खामोशी से उसको सुन रहा था। मैंने अपनी खामोशी तोड़ते हुए उससे कहा कि आपकी कहानी वाकई दर्द भरी है। मैं कुछ कहना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि कैसे कहूँ और क्या कहूँ। उसने कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक हम ऐसे ही खामोश बैठे रहे। फिर मैंने कहा अगर आपको नींद आ रही है तो आप मेरे बेडरूम में जाकर सो सकती हैं। उसने कहा जिस रात की बातें मेरे जहन में आ जाती हैं उसके बाद से मैं नींद मुझसे कोसों दूर हो जाती है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो सकते हैं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी नींद नहीं आ रही। हमें बातें करते करते सुबह के 4 बज गए और पता ही ना चला मैं ड्राइंग रूम में ही सो गई और सुबह 8 बजे उसने मुझे जगाया। मैं उठी तो उसने मुझे चाय दी और कहा सुबह हो चुकी है, अब मुझे रिक्शा भी मिल जाएगी तो मैं चलती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कल रात नहीं होते तो ना जाने मैं कहाँ जाती। मैंने कहा ठीक है लेकिन रिक्शा से क्यों, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पहले उसने मना किया लेकिन फिर मान गए और तैयार होकर हम उसके घर के लिए निकल गए। आधे घंटे में हम उसके घर पहुँच गए। उसने मुझे अपने घर के अंदर भी बुलाने की कोशिश की लेकिन मैंने मना कर दिया। तो फिर उसने मुझे मेरा नंबर मांगा और मुझे अपना नंबर दिया और फिर वापस अपने घर आ गया। मैं दिन भर अपने घर में बैठा उसी के बारे में सोचता रहा कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं और क्या वाकई एक औरत का एहतराम आज भी उसी हासिल नहीं है। जो लड़की औरत हिम्मत कर जाती है वह अपने ख्वाबों की दुनिया बना लेती है, लेकिन आज भी 70% से ज़्यादा ख्वातीन जो आज भी किसी न किसी हवस का शिकार होती हैं और हम औरतों को ही गलत कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।